So hello guys, this side is Anmol and I am a BCom graduate student from the HP University. So guys, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे ही बच्चा 10वीं के बाद +1 में आता है, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम में, तो उसे सबसे पहले ये वाली अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई जाते हैं जो कि मैंने आपके सामने पेज पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सो गाइस, आज हम सिर्फ 10 ही अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। बाकी की नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स जो कि फिर से 10 में अपलोड करूँगा वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए सब, तो वो आपको मिल जाएगी। मतलब कि पहले हम 10 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से 10 पढ़ेंगे, तो टोटल हम 15 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें क्या लिखा गया है कि एनी एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट बाय द बिजनेस विद एनी पर्सन इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम पहले इतनी सी लाइन समझेंगे। कोई भी एक्सचेंज का मतलब सबको पता है कि जैसे आप मान लो एक दुकानदार है और मैं आपका कस्टमर हूँ, या ऐसे मान लो कि मैं एक कस्टमर, या ऐसे आप एक कस्टमर हो और मैं एक दुकानदार हूँ। तो मैं अपनी दुकान पे सामान रखा हुआ था, मैंने अपनी गुड्स क्या होता है, सामान। सर्विस क्या होता है, जैसे आप किसी भी नाई की दुकान पे जाते हो, अपने बाल कटवाते हो, या मैं जो अभी सर्विस आपको दे रहा हूँ वो क्या है, एक सर्विसेज है। मैं एक गुड्स थोड़ी बेच रहा हूँ आपको। गुड्स में फिजिकल एक फिजिकल फॉर्म में होता है, बल्कि एक सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर स्किलफुल पर्सन देता है। तो पहली लाइन क्या है, एनी एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस। कि भाई आपने या सामान उधार सामान खरीदा या आपने कैश में लिया, विद एनी अदर पर्सन इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी भी धंधे में किसी भी शॉपकीपर ने किसी भी कस्टमर को सामान बेचा, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा, तो उसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसके बाद भी लिखा हुआ है मैंने, ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंज द वैल्यू ऑफ द सम एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और जो आपको ये फॉर्म दिखाई दे रहे हैं ना कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या, कैपिटल क्या है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल, ये आपको नेक्स्ट में बताएंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट में मैंने लिखा है कैपिटल। यस, कैपिटल क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द एंटरप्राइजेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। आपने सोचा कि मैं आज बिजनेस एक खोलता हूँ, तो बिजनेस कैसे खुल जाता है? नहीं, बिजनेस खोलने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या, पैसा चाहिए हमें। या हम अपना पैसा उठाएंगे, या हम पब्लिक से उठाएंगे, या हम किसी प्राइवेट इक्विटी वाले फर्म से उठाएंगे। प्राइवेट इक्विटी इन द फर्म्स, किसी और के फर्म से पैसा उठाएंगे। उसका मतलब ये होता है कि पब्लिक से ना उठा के वहाँ से पैसा उठाएंगे। तो ये सब ऑप्शन आपको दी जाती है। तो कैपिटल क्या होता है, एक अपना अमाउंट, एक लमसम अमाउंट जो कि हम बिजनेस में डालते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, तभी बिजनेस चलेगा। क्योंकि विदाउट पैसा तो भाई कोई बिजनेस नहीं चलता। और उसके बाद क्या लिखा है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश, गुड्स और एसेट। ये मैंने क्या बोला, अभी मैंने सिर्फ कैश की बात की, पर इसने क्या लिखा है, गुड्स और एसेट्स भी आएंगी इसमें। यस, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश, गुड्स और एसेट। कैपिटल कौन से फॉर्म में होना चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश, गुड्स और एसेट। तो ये आपको याद होगी कैपिटल की। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस क्या मतलब, बिजनेस, बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश, गुड्स और एसेट। मैंने आपके लिए एकदम ईजी वे में ये लिखी हुई है, सारी ट्रांजेक्शन, सारी आपके लिए टर्म्स मैंने एकदम ईजी फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि ईजी लैंग्वेज है ये। उसके बाद ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स इट रेफर्स टू द मनी और मनी वर्थ टेकन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब आपके पास बिजनेस है, आपने उस बिजनेस में अपना पैसा लगाया, तो वो क्या माना, कैपिटल। आपने अपने ही बिजनेस में से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए उठा लिया। बिजनेस का पैसा अपने आपने बोला बिजनेस को कि भाई मेरे को कुछ पैसा चाहिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या होगा, वो होगा ड्राइंग्स। तो ये भी एकदम ईजी सी है। अब जैसे पिछले बार रिवीजन कर लेते हैं कि पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या बोला, पहले ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी अपने कस्टमर से आपने सामान खरीदा, तो वो क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। कैपिटल में क्या हो गया, आपने जैसे धंधा खोलना है तो आपको भाई अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कैश बिजनेस नहीं खोला जाता। थर्ड वन क्या, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या मतलब हुआ कि आपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे कुछ उधार ले लिए, क्योंकि आप में को वो बाद में वापस करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो ये दोनों लिंक है, ड्राइंग्स और कैपिटल। लायबिलिटी इसका क्या मतलब होता है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, जस्ट वेट।
ओके ठीक है। लाइबिलिटीज़ का क्या होता है? इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाई वन पर्सन टू अनदर पेबल इन द मनी गुड्स और सर्विसेज। इन जनरल लाइबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि किसी को पैसा अभी देना बाकी है। टू द आउटसाइड पार्टी अराइज फ्रॉम द इवेंट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ईजी वे में समझाता हूँ। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपका जैसे बिजनेस है, आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको पहले वो चीज़ अपने सप्लायर से लेनी पड़ती है। सप्लायर इन द सेंस आपको भी किसी से सामान खरीदना पड़ता है। तो उसका मतलब क्या मतलब है कि आपको किसी के जैसे मान लें आपने सामान उधार में ख़रीदा, तो बिज़नेस ने सामान किसी और बिजनेस से उधार में ख़रीदा तो उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी, ऑब्लिगेशन बन जाएगी, क्योंकि वो आउटसाइड पार्टी को ये लिखा है ना स्टेटमेंट, यहाँ की ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मिनट, यस ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि लायबिलिटीज़ क्या है? एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है टू आउटसाइड पार्टी कि आपको ऑब्लिगेट हो गई आपकी, आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा फ्रॉम द इवेंट दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो यस, लायबिलिटीज़ का मतलब ये आपको आगे समझ। मैं अब इसको हटा देता हूँ स्क्रीन से। इम्पोर्टेंट लाइन, ओके इम्पोर्टेंट लाइन हमें मिल गई। तो नेक्स्ट इसके पार्ट्स भी है लायबिलिटीज़ के। क्या क्या पार्ट्स है? इंटरनल लायबिलिटीज़ है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। दो लायबिलिटीज़ पर क्या बोला कि एक ऑब्लिगेशन है जो कि किसी आउटसाइड पार्टी को पैसा हमने देना है, हमारी ऑब्लिगेशन है। तो उसके आगे दो दो पार्ट है कि इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती है। इंटरनल लायबिलिटीज़ की बात करें तो इंटरनल लायबिलिटीज़ होती है कि बिजनेस मैन एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, या कि बिजनेसमैन या कि आप जो आप बिजनेस कर रहे हो या आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेस आर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप बिजनेसमैन या बिजनेस एंटरप्राइजेस एक सेपरेट एंटिटी हैं, आप दोनों इकट्ठे नहीं हैं। द अमाउंट आप लोगों की नज़रों में सेपरेट एंटिटी है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द ओनर आर द इंटरनल लायबिलिटी सच एज दी कैपिटल एंड प्रॉफिट। अब एक बात बताइए दोस्तों, आपने बिजनेस खोला, आप एक बिजनेसमैन, आपने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, क्यों लगाया? क्योंकि आप चाहते हैं कि उससे हमें प्रॉफिट मिले। जो भी आपने पैसा लगाया वो प्रॉफिट मिले, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है कि वो अपने बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमा के दे, तो उसे बोला जाता है इंटरनल लायबिलिटी। हमारे बिजनेस के अंदर अंदर की वाली लायबिलिटीज़ कि हम चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन है, कि जब मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया क्योंकि आपको उसको प्रॉफिट के फॉर्म में चाहिए कि हमें ये प्रॉफिट कमा के दे, तो वही बिजनेस के क्या होगी? लायबिलिटी होगी। कौन सी लायबिलिटी होगी? इंटरनल लायबिलिटी होगी। सेकंड पॉइंट में क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? ये भी इजी है। द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर आर कॉल्ड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज सच एज द बैंक लोन्स, क्रेडिटर्स, रेंट पेबल एक्सेट्रा। ये भी ये समझ आ गया कि क्या है? एक मैं बता देता हूँ फिर से। द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर्स, ठीक है। आपने बाहर बैंक से लोन लिया, आपने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या बोला था मैंने आपको कि आपने या अपने आप से पैसा लेना है या किसी बाहर वाले से पैसा उठाना है, तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। तो बाहर वाले से पैसा उठाने का मतलब क्या? मतलब बैंक, क्रेडिटर्स, रेंट पेबल। रेंट पेबल चलो छोड़ो, लोन, क्रेडिटर्स के बाद लोन और बैंक की बात करते हैं। तो आपने यहाँ से पैसा उठाया तो वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हो गई। या आपने जहाँ पे बिज़नेस खोला है वो किसी और की ज़मीन है तो आपको वहाँ का रेंट भी देना पड़ता है। तो लायबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि जैसे मान लिया आपकी एक, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, आपको एक समझा देता हूँ फिर से ये अच्छे से। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जैसे मान लिया आपका बिजनेस है और वो जो बिज़नेस आप कर रहे हो वो ओन, आप शॉप आपकी है, बट जो कि लैंड है वो उसका आप, मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसका आप रेंट देते हो, ठीक है। तो एक मंथ के बाद आपने जैसे अपना बिज़नेस खोला, बिज़नेस खोलने के लिए भाई ज़मीन भी चाहिए, हवा में तो नहीं खोल सकते।
तो वहाँ की जो ज़मीन है किसी और की, आप उसका रेंट पे करते हो, तो 1 मंथ के बाद आपको रेंट पेड करना पड़ता है। बट आपने रेंट पेड नहीं किया, नॉट रेंट पेड। तो जो रेंट पेड नहीं किया तो उसका मतलब क्या, रेंट पेबल, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या होगी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी बिजनेस की। तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई कि मैंने क्या लिखा कि एक आपका बिजनेस है, आपकी खुद की शॉप है, बट आपने जो ज़मीन ली हुई है वो एक रेंट पर है, तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा महीने के बाद। ये आपने रेंट नहीं दिया है तो रेंट पेड नहीं, रेंट पेबल माना जाएगा और आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी। कौन सी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको समझ आ गया है, आई होप आपको समझ आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का क्या मतलब है, द लायबिलिटीज़ विच आर द पेबल। पहले हमने क्या पढ़ा, देख लिए कितने कितने इसमें आ रहे हैं पॉइंट। पहले हमने पढ़ा लायबिलिटीज़, सबका बाप, उसके बाद उसके 2 बेटे, इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब भाई इंटरनल को बेटा नहीं है ना को बेटी है, तो सेकंड में एक्सटर्नल के हैं भाई बच्चे, 3 बच्चे हैं इसके। कौन से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में क्या है, लायबिलिटीज़ विच आर पेबल इन अ रिलेटिव लॉन्गर पीरियड। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही ईजी है। आपने कोई भी लायबिलिटीज़ पे करनी है, वो भी लॉन्गर पीरियड के लिए। अब लॉन्गर पीरियड कौन सा, मतलब कि 10 साल 12 साल। जैसे मान लिया आपका धंधा है, आपने एक मशीनरी ले आई है, उस धंधे में आपने मशीनरी ले आई है, तो भाई मशीनरी उधार में ले आई है, तो उसका उधार देने के लिए आपको बैंक ने बोला कि चलो कोई नहीं, आप मान लेते हैं 5-7 साल तक आप इसका लोन हमें चुका देना। तो वो क्या आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। वैसे इसमें लिखा भी है, लॉन्ग टर्म लोन्स लिया आपने, पब्लिक डिपॉजिट लिए, डिवेंचर्स लिए। आगे हम ये टर्म्स ही पढ़ेंगे डिवेंचर्स क्या होते हैं। सो उसके बाद हम आते हैं, आई होप आपको समझ आ गया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या है, इट रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि आपने मशीनरी ली, आपका बिजनेस है, तो आपको भाई बैंक वालों ने बोला कि 5 साल आपको लोन चुकाना पड़ेगा, वो वाला, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होगी। अब आपने छोटी सी मशीनरी ली हुई है या कुछ भी सामान लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन लिया हुआ है, वो भी विद इन 1 साल के लिए, अंदर ही अंदर, मतलब कि जो भी आप लोन चुकाओगे वो 1 साल के अंदर अंदर ही चुका दोगे, अपनी लायबिलिटीज़ पूरी कर दोगे, तो उसमें क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। अब आप खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हो कि हाँ भाई हमने मशीनरी खरीदी है, कोई और सामान खरीदा है, तो ये भी टर्म आ गई कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, भाई ये भी बहुत ईजी है। कंटीजेंट लायबिलिटीज़, इट रेफर्स टू अमाउंट विच मे और मे नॉट बिकम पेएबल इन द फ्यूचर। अब ऐसा देखते हैं कि आपका बिजनेस है, आपने कहीं से सामान खरीदा, वो भी उधार में। अब आपको कल को पता है कि ये जो आपने अमाउंट खरीदा कि आपको देना ही पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो चलो छोड़ो ये वाला एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ जो कि इसमें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ कि फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। अब आपके बिजनेस पे ईजी सी एग्जांपल ये बता देता हूँ, आपके बिजनेस पे किसी ने किसी ने आपको ब्लेम किया कि इनका जो बिज़नेस है कि वो कि अच्छा नहीं है, मतलब कि कोई भी कस्टमर हार्मिंग बिजनेस है एक तरह का। तो आपने भाई केस, जो आपके फाइनेंशियल केसेस क्या होते हैं, जो कि पैसे से लेन देन होते हैं, कि जैसे मान लिया कोर्ट कचहरी हो तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा। तो कल को भाई केस जो आप जीत गए, जब आपके बिजनेस कोई भी केस हुआ तो वो आप केस आप जीत गए इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, तो आपके जो पैसे है, वो जो आपकी लायबिलिटीज़ है वो आ भी सकती हैं, वो नहीं भी आ सकती है। ये आप नहीं जीते तो नहीं आएंगी, जो आप जीत गए तो आ जाएंगी। कि जैसे आप जीत के केस तो भाई उसको वकील को पैसे भी देने पड़ेंगे, नहीं जीते तो उसको थोड़े कम देने पड़ेंगे। तो आपके मतलब कि मे और मे नॉट बिकम पेएबल इन द फ्यूचर, कंटीजेंट लायबिलिटी का ये मतलब होता है। उसके बाद एसेट्स, हमने पहले क्या पढ़ा था, एक हम आप जैसे देख सकते हैं हमने पढ़ा था, हाँ ये पहली हमने टर्म्स पढ़ी है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसमें लिखा था एसेट लायबिलिटीज़ कैपिटल। हमने क्या क्या कर लिया, हमने कैपिटल कर ली, हमने लायबिलिटीज़ कर ली, और हमने अब कर रहे हैं एसेट्स। तो चलते हैं हम अपने एसेट के साइड, ये आ गया हमारा एसेट। तो एसेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल मैंने आपको समझाया था कि अमाउंट पैसा लगाना बिजनेस में, लायबिलिटीज़ आपको पैसा देना पड़ेगा किसी को इन फ्यूचर या अभी दे अभी अपने लायबिलिटीज़ चुका दो। तो एसेट का मतलब क्या है, एसेट का मतलब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी। अब भाई प्रॉपर्टी क्या है, अब मैंने एक एग्जांपल देखना, कोई याद है कि आपकी शॉप है, वहाँ पे आप लैंड रेंट पे ली हुई है, लेकिन जो आपकी शॉप है वो आपकी आपकी प्रॉपर्टी है। वो जो लैंड है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो आप रेंट पे उसको दे रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो उसको रेंट पे। लेकिन जो आपकी शॉप है
वो आपके लिए एक एसेट है। अब भाई उस शॉप में लगा एक पंखा, एक फ़ैन, एक आपका लगा एसी, आपको अपने बैठने के लिए चाहिए चेयर, तो ये सब क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़ है। ये आपकी ही प्रॉपर्टीज़ है जो कि बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, एसेट। मतलब कि बिजनेस में यूज़ होने वाली कोई भी प्रॉपर्टी वो उसे बोला जाता है एसेट। इसमें मैंने लिखा भी कोई इजी वे में, इन अदर वे एनीथिंग विल बी इनेबल टू फार्म टू इकोनॉमिक बेनिफिट दिस सिस्टम आज एसेट, यस। तो इसके भाई आगे दो है, मेरे हिसाब से कितने हैं इसके, नहीं भाई इसके हैं 4 बच्चे, पर जो पहला बेटा है वो बड़ा बेटा, उसके साथ 2 बेटे भी हैं और तो पढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट क्या होता है। तो इसका पहला पार्ट है फिक्स्ड एसेट। इट रेफर्स टू दोज एसेट विच हैज़ बीन परचेज बाय द एंटरप्राइजेस फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर अ रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि आपने एसी लगाया, आपके पास एक टेबल है, आपके पास मतलब कि आपके पास जैसे मान लिया एक हाँ फर्नीचर और टाइप ऑफ फर्नीचर्स हो गए आपके, तो ये आपके लिए क्या हो, एक फिक्स एसेट होगी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपके लिए चलेंगे। आपने भाई जो भी ये पक्का खरीदा है क्योंकि बेचने के लिए खरीदा है। जैसे मान लिया आपका कपड़े का बिजनेस है, आपने ऊपर पक्का लगाया, एसी लगाया, टेबल लिया है, जहाँ पे कपड़े रखते हैं वहाँ पे मतलब कि पर्टिकुलर एक कैटलॉग बनाया हुआ है। तो ये सब क्या आपने बेचने के लिए रखा है, नहीं, आपका असली बिजनेस क्या है, कपड़े बेचना। तो इसलिए फिक्स एसेट क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि इट रेफर्स टू दोस एसेट विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज़। लॉन्ग टर्म यूज़ होता है भाई, ऐसा वैसा थोड़ी है कि आपने जो मेरे टेबल बनाया है वो 1 साल के बाद ख़राब हो जाएगा, नहीं, वो सालों साल चलता रहता है। जो आपके बेड है, आप घर में भी देखोगे, आपके जो बेड बने हुए हैं वो भी अपने जो आपके मम्मी पापा के टाइम के बनाए हुए हैं वो भी आज के टाइम में चल रहे हैं। तो बेस फिक्स एसेट समझ आएगा कि ऐसी एसेट जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ होगी और नॉट फॉर अ रीसेल होगी। मतलब कि रीसेल मतलब कि आपको बिजनेस में वो बेच नहीं सकते हैं, आपका बिजनेस कुछ हो रहा है, तो जो आपकी ये जो फिक्स एसेट वो आपको यूज़ करने के लिए दी हुई है। तो इसके दो पार्ट है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में सीधी बात है जिसको हम टच और सीन कर सकते हैं, और इनटेंजिबल में वो बात है कि जैसे अब मैं बताता हूँ आपको इसका भी नेक्स्ट पेज में, यहाँ आ जाते हैं, इसके नीचे कर देते हैं। हाँ, टेंजिबल और इनटेंजिबल में टेंजिबल में क्या बात है, टेंजिबल की विच कैन टच एंड सीन इजी। आपका टेबल है, उसको टच भी कर सकते, देख सकते हो, तो ये इसको एग्जांपल हो गया। एग्जांपल लिख देते हैं, टेबल इन बिजनेस, या कोई भी फर्नीचर, एनी फर्नीचर इन बिजनेस। उसके बाद इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल मतलब कि विच कैन नॉट टच, विच कैन नॉट टच एंड सीन। तो इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, गुडविल। पहला हम यही एक पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होती है। अब अंबानी की बात करते हैं, उसका एक बिज़नेस है, उसका बिज़नेस गुडविल पे भी खड़ा है। गुडविल मतलब कि आपका बिज़नेस का कितना अच्छा नाम है, कि आपका बिज़नेस कितने सालों से चल रहा है, उसका कितना अच्छा नाम है, उसे बोला जाता है गुडविल। तो आपकी ये एक एसेट मानी जाती है दोस्तों। ये आपको चीज़ समझ आए कि नहीं। टेंजिबल एसेट क्या बोला, विच कैन बी टच एंड सीन। तो वो जो से मैंने एग्जांपल ये कि टेबल इन बिजनेस, एनी फर्नीचर इन बिजनेस। और इनटेंजिबल में क्या बोला मैंने कि विच कैन नॉट बी टच एंड सीन, जैसे कि गुडविल। और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, जो आपके एसेट है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है आपके। कॉपीराइट को सबको पता होगा, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में कौन सा नाम आता है। अब मर्सिडीज़ का किसने देखा कि ऐसे बनता है गाड़ी का, शायद मैं सही बना रहा हूँ पता नहीं। ऑडी का मेरे को पता है, ऑडी का ऐसे सर्कल होते हैं, 4 सर्कल होते हैं, तो ये उसका क्या ट्रेड मार्क है, बिजनेस का ट्रेड मार्क है। तो ये क्या एक इंटेंजिबल एसेट है उनके लिए, कि कल को वो बिजनेस बेचेंगे तो अपना गुडविल मिला के कि अपने उन्होंने कितना नाम कमाया है उसको, प्लस प्रॉफिट जो भी उसने कमाया, जितना भी वैल्यूएशन उस बिजनेस की आएगी, कल को बेचोगे तो उसका प्लस गुडविल होगा, प्लस ट्रेडमार्क होगा, ये सब हो गए उनके लिए। तो उस वो क्या माना जाता है, इंटेंजिबल एसेट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
करंट एसेट क्या है? करंट एसेट विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द शॉर्ट पीरियड। जैसे कि कैश इन हैंड, करंट एसेट मतलब कि कुछ समय के लिए आपके पास वो एसेट है, करंट मतलब कि जो भी चल रही है। जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब क्या, आपके जेब में, 1 मिनट रुकना ज़रा, यहाँ पे कैश हैंड लिख दिया है, हाँ कैश इन हैंड, कि जैसे आपके बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, इन्वेस्टिंग की, आपने कुछ पैसा अपने हाथ में भी रख लिया, आपने बिजनेस में वैसे ही रख दिया, तो वो क्या आपके लिए करंट एसेट है, उसको बोला जाता है कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, आपने कुछ पैसा अपना स्टोर करके बैंक में रख दिया। स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या, आपने कोई भी सामान मंगाया, आपने उसको बेच दिया 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन कुछ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कुछ तो सामान बचा ही होगा, सारा तो नहीं बेच सकते, कुछ तो सामान बचा होगा। जैसे कपड़ों वाले दुकान पे एग्जांपल लेते हैं, कपड़े बेचे मैंने महीने भर, मैं सप्लायर से सामान खरीद के आया, महीने भर बेचे, कुछ तो कुछ कपड़े बच गए, तो वो नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएंगे मेरे, तो वो थोड़े टाइम के लिए मेरे क्या बने, करंट एसेट बने। तो करंट एसेट क्या है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये करंट एसेट 1 साल से कम चलते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड एसेट क्या है। लिक्विड एसेट क्या है, इट इज़ एन वेरिड फॉर्म ऑफ द करंट एसेट। लिक्विड एसेट आर दोज एसेट विच कैन बी इन द कैश फॉर्म और कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी अ शॉर्ट पीरियड। उसमें विद इन अ शॉर्ट पीरियड, इसमें क्या लिखा है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें भी ये जो करंट एसेट और लिक्विड एसेट है, इनकी एग्जांपल थोड़ी सेम सेम मिलती है। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टोर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। अब शॉर्ट टर्म एडवांसेस क्या होता है, ये जो टर्म आई है शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस मतलब कि जैसे मान लिया आपने किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचा, तो उसने एकदम से, मतलब कि जैसे उसके हमने बोला कि भाई हम इतना समय तेरे को देते हैं कि 2 दिन के टाइम में यदि तूने पैसा नहीं दिया तो हम अपनी लाइबिलिटीज़ मानेंगे, तेरी लाइबिलिटी कि तू हमें पे करेगा, तो उसके बाद हम ब्याज लगाना भी शुरू कर देंगे, तो ऐसे माना। लेकिन उस बंदे ने 2 दिन के अंदर ही पैसा आपको दिए, तो आपको क्या मिला, शॉर्ट टर्म एडवांसेस मिल गए, मतलब कि जो भी आपने सामान, अपना गुड्स बेचा, वो जल्दी से कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैश इन हैंड वैसे कैश की फॉर्म में है, कैश एट माना कि वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, लेकिन वो कैश है तो भाई कैश ही ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी आपने पैसा लगाया और कहीं भी आपने पैसा लगाया और वहाँ पे आपको जल्द से जल्द आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया, तो वो क्या एक लिक्विड एसेट होगी आपके लिए। लिक्विड एसेट मतलब कि जल्दी से जल्दी, कि वेरी शॉर्ट पीरियड में बहुत ही जल्दी जल्दी आपको रिटर्न देती है कैश के फॉर्म में। बल्कि जो करंट एसेट है वो विद इन अ ईयर टाइम लगा देती है, ठीक है। उसके बाद आएगा फिक्टिशियस एसेट। इट रेफर टू दोज एसेट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म और हैव नॉट रियलाइजेबल वैल्यू। सच एसेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दिस इज डिस्काउंट ऑन द शेयर्स और डिवेंचर्स। अब आपको डिवेंचर्स समझा ही देता हूँ मैं क्या होते हैं, तभी आपको समझ आएगा ये फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट को वैसे में बोलते हैं नाम मात्र एसेट है, ये आपकी नाम मात्र, हिंदी में ये बोलते हैं इसे। तो बताता हूँ मैं डिवेंचर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी में हम माने कंपनी खोली, हमने कंपनी ओपन की, तो भाई हमें क्या पब्लिक से पैसा मिलेगा, कुछ मैंने आपको बताया ना, कुछ क्रेडिटर से मिलेगा और कुछ अपनी ही कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल ऑन। एक सेकंड है यस, ये ठीक। और उसके बाद जब पब्लिक से पैसा उठाया तो हम ये बात करी पब्लिक क्या, हम जो आम पब्लिक कैपिटल अपने लगाते। क्रेडिटर्स में क्या आता है, क्रेडिटर्स में जाते हैं आपके बैंक जो कि आपको लोन देते हैं, या आपके डिवेंचर्स, या आपके कोई भी प्राइवेट इक्विटी, मान लो कुछ भी प्राइवेट इक्विटी फंड्स आपके आ जाती हैं। तो आज हम ये वाली टर्म पढ़ेंगे कि डिवेंचर क्या है। अब भाई पब्लिक को कंपनी में पैसा क्यों लगाना है, पहले ये सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मिलेंगे शेयर्स, लेकिन इन्फॉर्मेटिव आपके लिए टॉपिक ये ज़रूरी है कवर स्टूडेंट के लिए। पब्लिक को क्या मिलेंगे, शेयर्स। शेयर्स जो से उन्हें कंपनी के मिलेंगे। शेयर्स मतलब कि एक पर्टिकुलर अंश मिलेगा कंपनी का, एक 1 यूनिट मिलेगी, छोटा सा अंश मिलेगा। शेयर्स मतलब छोटा सा अंश मिलेगा कि पब्लिक ने पैसा लगाया कंपनी पे, तो उसे उसके बदले मिलेंगे शेयर्स। अब शेयर्स के बदले में उसे क्या रिटर्न मिलेगा, उनको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड माने प्रॉफिट का हिस्सा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो भी कंपनी कमा के देगी
अब भाई पब्लिक क्यों आपके आपके कंपनी में पैसा लगाएगी, उसका भी कोई लालच रहेगा बीच में। उसका लालच ये है कि उसको डिविडेंड मिलेगा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो वैसा ही डिवेंचर का वैसे ही डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। डिवेंचर्स क्या है, क्रेडिटर्स है। उन्होंने भी पैसा लगाया है, बट उन्होंने पैसा उन्हें इस लोन के फॉर्म में दिया हुआ है। क्रेडिटर्स का मतलब कि उनको लोन के फॉर्म में डिवेंचर्स ने पैसा दिया हुआ है कि उन्हें जो भी पैसा बाद में मिलेगा तो वो कैपिटल, जब ये डिवेंचर रिडीम होंगे कैपिटल मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट। और यहाँ पे है डिविडेंड। पब्लिक को क्या मिलता है, डिविडेंड, बल्कि डिवेंचर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उन्हें मंथली इंटरेस्ट मिलता है। तो इनके इनके काफ़ी डिफरेंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना यहाँ समझ आ गया आपको कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, कि डिवेंचर्स एक ने क्या लोन दिया होता है कंपनी को, तो जब भी उनको लोन वापस देना होता है कंपनी को तो वो कैपिटल प्लस इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं। और जब तक मतलब कि उन्होंने पैसा कमा लेता है, जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से इंटरेस्ट का थोड़ा सा अमाउंट डिवेंचर्स को मिलता है और थोड़ा सा डिविडेंड पब्लिक को मिलता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट पर, प्रोप्राइटर। अब भाई प्रोप्राइटर क्या होता है, सबसे इजी लगती है मेरे को ये। प्रोप्राइटर मीन सिंपल बोलूँ तो ऑनर ऑफ द बिजनेस, उसे बोला जाता है प्रोप्राइटर। कॉमर्स की लैंग्वेज में बोला जाता है उसको प्रोप्राइटर। मैंने लिखा भी हुआ है, द प्रोप्राइटर हु टेक्स द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस एंड इन्वेस्ट इज मनी और मनी वर्थ एंड बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये एकदम इजी वर्ड में लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर क्या है, जो कि रिस्क बेयरिंग करता है। जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा होगा कि अकेला ही बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको सारा रिस्क लेना पड़ेगा, वो पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। तो ये सब क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रोप्राइटर। उसके बाद पढ़ेंगे एंटिटी। अब भाई जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, उसे पता क्या बोला जाता है, उसको एंटिटी बोला जाता है एक। जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस है, वो क्या एंटिटी है। टाटा क्या एंटिटी है। ये बिजनेस हम अपनी भाषा में बोल रहे थे कि ये बिजनेस है, बट नहीं, कॉमर्स की टर्म्स में इसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी, या इसको बोला जाता है एंटिटी विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज द बिजनेस एंटिटी। एकदम ईजी वर्ड में है ना। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, सोलवेंट। अब परफॉर्म और एंटरप्राइजेस विच इज़ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। ठीक है, जैसे मान लिया आपका बिजनेस है, कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि भैया मेरे को ये सामान चाहिए, तो आपने वो उठा के दे दिया। और कस्टमर ने क्या दिया, आपको साथ में ही पैसे दे दिए। तो वो क्या, पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। डेट्स मतलब कि जो बंदा मतलब कि आपके जैसे उसने सामान लिया तो वैसे उसने आपको एकदम से इमीडिएटली पैसे दिए अपने, या उसने बोला कि 2 दिन के बाद पैसे दूंगा। तो मतलब कि वो ऐसा बंदा है जो कि पोजीशन टू पे इट्स डेट है। डेट मतलब कि अपना उधार देने में सक्षम है, तो वो क्या एक सोलवेंट पर्सन माना जाता है, ये एक सोलवेंट एंटरप्राइज माना जाता है। अब बिजनेस की नज़र में देखते हैं। जैसे मान लिया आपका सप्लायर है, सप्लायर ने क्या बोला कि सप्लायर ने आपको गुड्स सप्लाई किए और आपने बोला कि तो 2 दिन के बाद मैं पैसे दे दूंगा। तो आपके एक तो पहली बार लायबिलिटी जनरेट होगी, याद है ना, लायबिलिटी जनरेट होगी। बट या आपने 2 दिन के बाद पैसे उसको दे भी दिए, तो आपके एक पोजीशन टू पे इट्स डेट है। मतलब कि आप इतने सक्षम है कि आपने अपने उधार को 2 दिन के बाद दे दिए, तो उससे बोला जाता है कि आप सोलवेंट हैं। लेकिन जो आप कंगाल हो, आप नहीं दे पाए, 2 दिन के बाद आप नहीं दे पाए, नॉट इज पोजीशन टू पे डेट, तो वो क्या है, या उसे बैंकक्रप्ट बोला जाता है या उसे इंसॉल्वेंट बोला जाता है कि ये पर्सन एक इंसॉल्वेंट है, ये मेरा पैसा डूब गया। आप सप्लायर बोलेगा हमें कि ये पैसा मेरा डूब गया, कि उसने मेरे को ये पैसा नहीं दिया, वो अपनी पोजीशन टू पे डेट, अपना उधार चुकाने में सक्षम नहीं रहा। तो ये क्या मतलब हुआ, बैंकक्रप्ट हो गया वो एक तरह का। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो हमारी 10वीं कौन सी है, हमारी 10th वाली कौन सी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स पासिस ऑफ द टाइम, एक्सीडेंट और ड्यू टू एनी अदर कॉजेज। तो ये आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन मतलब रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। अब बच्चों याद करो हमने फिक्स एसेट क्या पढ़ा था, दोस्तों याद करो हमने फिक्स एसेट्स क्या पढ़ा था, कि ऐसी एसेट्स जो कि बिज़नेस में नॉट फॉर रीसेल के पर्पज़ से ली जाती है, कि उसे हम बस बिज़नेस में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारी चेयर, हमने उस पर बैठना है, हमारा टेबल, हमारा कैटलॉग जो भी हमने बाहर लटकाना है, तो वो हमारी क्या एक फिक्स एसेट है। तो वहाँ पे भाई उसकी वैल्यू भी रिड्यूस होती होगी, तो उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन।
और एक बात याद रखना, लैंड की कभी भी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती है। आपने सुना होगा लैंड की वैल्यू हमेशा नोट लैंड लैंड वैल्यू नोट रिड्यूस, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहेगी। बाकी हर किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, हर किसी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है। आपने देखा होगा आपके जो बेड हैं वो कई ख़राब हो जाते हैं, वो क्यों ख़राब होते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है। हर किसी सामान का वक्त होता है, तो उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। अब वही वो कोई भी रीज़न के कारण हो सकती है, जैसे मान लो उसका टाइम हो गया ख़त्म, या वो एक्सीडेंट हो गया किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो आपकी गाड़ी आप किसी मान लिया उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपकी डेप्रिसिएशन मानी जाएगी ड्यू टू एनी अदर कॉजेज और फॉर अ रीज़न। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस अपलोड करेंगे, +1 की, +2 की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, बीकॉम बिजनेस स्टडी की, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बीकॉम बीबीए, ये एकदम हेल्पफुल सब्जेक्ट है, एकदम हेल्पफुल यूट्यूब चैनल है आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, समझ आ गया तो भी ज़रूर बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।